सर आपको क्या लगता है जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो सिखाता जाता है कि आपको ज़्यादा रट्टा मारने लगाता है? अभी जो नया न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया एनईपी बोलते हैं जिसको, पेरेंट्स कभी कभी चाहते हैं कि उनका बच्चा कुछ तो भी बने जो वो नहीं बन पाए। ऐसे सिचुएशन को आप कैसे टैकल करते हो? हम लोग पेरेंट्स को जब हम लोग बच्चों को 3-4 महीने पढ़ा लेते हैं तो हमको समझ में आ जाता है कि ये बच्चा कहाँ तक जा सकता है। तो सर आपको क्या लगता है सर स्टूडेंट के परसेंटेज और उसके करियर सक्सेस का कहीं पे भी कोरिलेशन है? सर आप 8 से लेके पूरा इंजीनियरिंग तक का मैथ्स पढ़ाते हो, क्यों कुछ लोगों को मैथ्स आसान जाता है और कुछ लोगों को टफ जाता है? जिनको टफ जाता है उनके लिए मैथ्स कैसे इजी बन सकता उनके लिए हम लोग मैथ्स जो है, है? आज के स्टूडेंट्स को क्या ऐसे सजेशन या फिर क्या ऐसे टिप्स देना चाहोगे कि उनके करियर के लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे? सबसे पहले तो उनको अपना एबिलिटी समझना चाहिए। बाकी सब पॉडकास्ट की तरह आज के पॉडकास्ट में भी मैंने आपके सामने काफी अच्छी जानी मानी हस्ती को लेके आया है। वैसे तो वो उनकी मार्केटिंग नहीं करते हैं बट ही इज वेरी वेल नोन बिग टीचिंग फैकल्टी इन पुणे। उनका नटराजन क्लासेस नाम से इंस्टीट्यूट है ऑन NIBM रोड एंड ही इज टीचिंग फ्रॉम 1996। अब तक 10,000 प्लस स्टूडेंट को उन्होंने पढ़ा चुके हैं और उनके 10th के कोई भी स्टूडेंट आज तक कभी फेल नहीं हुआ है। ही इज अ BSc इन इलेक्ट्रॉनिक्स, साथ में उन्होंने मास्टर्स किया है, PG किया है इन वेरियस फील्ड्स एंड ऑल्सो वो काफी एक बहुत अच्छा स्टूडेंट ओरिएंटेड अप्रोच रखते हैं। ही कीप्स लर्निंग एंड अभी दे गॉट मोर देन 14 फैकल्टी और साथ ही में 2+ उनके पास काउंसलर है उनके खुद के एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर अजय नटराजन सर की। तो चलिए उनसे करते हैं आज बात। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच अजय सर कि आप ये पॉडकास्ट पे आए। वैसे तो सर मैंने आपका इंट्रोडक्शन दिया है बट आई वांट कि आप भी अपना एक क्रिस्प इंट्रोडक्शन दें। मैंने पढ़ाना चालू किया 96 में व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट ईयर BSc इलेक्ट्रॉनिक्स। दिस वाज फॉर पॉकेट मनी। फिर वहाँ से जो हम लोगों ने पढ़ा चालू हो गया तो टिल आई केम टू माय TY BSc I had around 40 private tuitions. ओके। So then I decided कि rather than giving private tuitions, let us start an academy. Started with 2 teachers. Now we have around 14 teachers to teach all the subjects, specific subject teachers we have from geography, history, economics, accounts, maths, physics, chemistry. तो total staff अभी 14 highly qualified teachers है जिसमें Wow. principals है कुछ एडमिन स्टाफ है। मेरे एडमिन स्टाफ तो एडवोकेट भी है, चाइल्ड काउंसलर्स है हमारे पास। सो नाउ सेटअप ऑफ 14 टीचर्स, 2 एडमिन स्टाफ्स, काउंसलर्स। वाह ग्रेट। सर जैसे कि आपने कहा कि व्हेन यू स्टार्टेड इन 96 उसके बाद आपके पास 40 प्राइवेट स्टूडेंट्स आपके पास थे। सर टीचिंग वाज योर इंटरेस्ट, इसलिए आपने स्टार्ट किया कि इट वाज बाय एक्सीडेंट? इट वाज बाय एक्सीडेंट। सो कैन यू टेल अस अबाउट दैट? मेरी फ्रेंड थी जो पढ़ाती थी किसी बच्चे को। ओके। व्हेन वी वेंट इनटू सेकेंड ईयर वो फ्रेंड को अपना थोड़ा एजुकेशन हेवी लगने लग गया खुद का। तो उसने मुझे बोला कि अजय आप मैथ्स में अच्छे हो तो आप पढ़ाना चालू कर दो। ओके। और वहीं से चालू हो गया जर्नी। ओके। फर्स्ट ईयर में वो जो मेरी स्टूडेंट थी उसने क्लास में टॉप कर दिया मैथ्स में। वाह। तो उसके बाद फिर वो वर्ड ऑफ माउथ फैलते गया और फिर चालू हो गया बिजनेस। सर अभी बिहाइंड द कैमरा जब हम बात कर रहे थे आई वाज हियरिंग अबाउट द फैक्ट कि 10th का अब तक 96 से तो अब तक कोई भी आपका स्टूडेंट फेल नहीं हुआ है। ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल रिकॉर्ड लगता है सर। सर ये आपको ये स्पेसिफिकली रिकॉर्ड आपने कैसे अचीव किया है सर? और क्या आपके टीचिंग स्टाइल में कुछ तो भी डिफरेंस है जिसके कारण ये अचीव हो पाया, या फिर आपका टीचिंग के लिए प्यार जिसके कारण ये हो पाया? एक मेथड हम लोग फॉलो करते हैं। हम लोग अप्रैल में चालू कर देते हैं बैच जी, सितंबर तक पूरा सिलेबस खत्म कर देते हैं। और तब तक जब टेस्ट लेते हैं तो हमको मालूम पड़ता है कि कौन सा बच्चा कौन से सब्जेक्ट में कहाँ पे कम पढ़ रहा है। तो वी स्टिल हैव 4.5 months इन आवर हैंड टू डू दैट रेक्टिफिकेशन। तो वो फिर रेक्टिफिकेशन हो जाता है तो फिर बच्चा फेल होने का चांस होता ही नहीं है, क्योंकि 4.5 महीने एक्स्ट्रा मिल जाते हैं हमको पढ़ाने के लिए। जी। जो बच्चे लोग 4.5 महीने एक्स्ट्रा पढ़ाई कर सकते हैं
तो उनका फेल होने का चांसेस होता ही नहीं है। सर आप 1996 से पढ़ाते हो, यू आर ऑलरेडी डूइंग वेरी गुड इन द साइंस फील्ड। आप जैसे कि बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स आपने किया था, सर आप साइंस में 8 से लेके टिल इंजीनियरिंग के M1 M2 M3 तक पढ़ाते थे। वाई यू टुक इंटरेस्ट इन कॉमर्स फील्ड? जब आपका साइंस में बहुत अच्छा चल रहा था, वाई यू टुक इंटरेस्ट इन कॉमर्स फील्ड, और कॉमर्स के भी स्टूडेंट को आप आज पढ़ा रहे हो? हाउ यू आर एबल टू मैनेज बोथ द स्टूडेंट्स, बिकॉज आप दोनों में फैकल्टी हो? ये कॉमर्स का एक स्टोरी है हाँ। कि मैंने PGDBM किया था जहाँ पे मैंने अकाउंट्स पढ़ लिया था। मैंने मास्टर इन मैनेजमेंट साइंस किया था जहाँ पे मैंने अकाउंट्स पढ़ लिया था, बट मैं अकाउंट्स पढ़ाता नहीं था, मैं सिर्फ साइंस के सब्जेक्ट पढ़ाता था। और हमारे इंस्टीट्यूट से थोड़ी दूर इंस्टीट्यूट पे एक और क्लासेस होता था जहाँ पे वो लोग अकाउंट्स बहुत अच्छा पढ़ाते थे, तो हमारे सब बच्चे अकाउंट्स के उधर भेजते थे। और जब मालूम पड़ता था कि अच्छा पढ़ाते तो अकाउंट्स के सब बच्चे उधर जाते थे, जो भी मेरे पास मैथ्स के लिए आते थे और जिन्होंने अकाउंट्स लिया था वो उधर जाते थे। तो एक बार वो टीचर ने हमको बुलाया और बोला कि आप इतने स्टूडेंट्स हमारे पास भेजते हो, हम भी आपको मैथ्स के स्टूडेंट्स भेजेंगे। तो मैं बोला वेरी गुड, अच्छी बात है। तो उन्होंने मैथ्स के स्टूडेंट्स भेजे, पर उन्होंने ये कहा कि इनका जो फीस है वो हम कलेक्ट करेंगे और ईयर एंड में आपको दे देंगे। तो फर्स्ट ईयर में भी उन्होंने हमको फीस दिया ही नहीं। तो फिर मैंने कहा अभी ऐसा होगा अगर हर साल, तो उससे अच्छा मैं खुद ही अकाउंट्स पढ़ाना चालू कर दूं। तो मैंने इतना पढ़ाई किया अकाउंट्स का कि फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर ही 11th-12th का पढ़ाई हो गया था मेरा। फिर जब मैं 11th-12th पढ़ रहा था, मैंने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का भी अकाउंट्स पढ़ लिया और फिर वहाँ से हमारा चालू हो गया अकाउंट्स पढ़ाने का। सर आप 8 से लेके पूरा इंजीनियरिंग तक का मैथ्स पढ़ाते हो। जो एज ग्रुप के लोग अभी मैथ्स पढ़ते हैं, हर किसी के लिए मैथ्स को देखने का पर्सपेक्टिव एक जैसा है या फिर अलग है? और सर क्यों कुछ लोगों को मैथ्स आसान जाता है और कुछ लोगों को टफ जाता है, और कैसा वो उनमें बदलाव ला सकते हैं? लाइक जिनको टफ जाता है, हाउ कैन उनके लिए मैथ्स कैसा इजी बन सकता है? उनके लिए हम लोग मैथ्स जो है ना, जैसे अभी मेरे पास कोई बच्चा 8th में आता है जी। और मुझे समझ में जब आ जाता है कि इसको मैथ्स में इंटरेस्ट भी नहीं है और इसको समझ में भी नहीं आता है, सो वी गो 2 years बिहाइंड कि 5th में उसने क्या सीखा था, 6th में क्या सीखा था, वो वापस उसको रिवाइज करवाते हैं हम लोग। उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा लेक्चर्स रख देते हैं सैटरडे संडे को। वो इंटरेस्ट अगर एक बार बच्चे को समझ में आता है कि हाँ ये मुझे जम रहा है, फिर वो इंटरेस्ट भी लेगा पढ़ाई करने में। तो उसको थोड़ा इजी पार्ट सिखा दो, जब उसको लगने लगेगा कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, फिर उसके बाद में तो इजी हो जाता है पढ़ाना उनको। सर आपने जैसे कहा कि अगर किसका इंटरेस्ट नहीं रहा, तो सर यहाँ पे मुझे एक बहुत ज़रूरी सवाल आपसे पूछना है। सबसे पहले तो पेरेंट्स कभी कभी चाहते हैं कि उनका बच्चा कुछ तो भी बने जो वो नहीं बन पाए, ठीक है? तो सम पेरेंट्स पुश देयर किड टू बी कि आप इंजीनियरिंग ही करना है, आपको डॉक्टर ही बनना है, लेकिन सर उनका इंटरेस्ट नहीं रहता और उनका कैलिबर भी नहीं रहता। सर फिर ऐसे सिचुएशन को आप कैसे टैकल करते हो? हम लोग पेरेंट्स को, जब हम लोग बच्चों को 3-4 महीने पढ़ा लेते हैं तो हमको समझ में आ जाता है कि ये बच्चा कहाँ तक जा सकता है। ओके। हाँ, बट हम लोग उस पर भी डिसाइड नहीं कर सकते। तो एक टेस्ट होता है DMIT टेस्ट। ओके। वो टेस्ट लेने को हम लोग थोड़ा एनकरेज करते हैं पेरेंट्स को कि बाबा आप ये टेस्ट ले लो अपने बच्चे के लिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। वो टेस्ट इतना अच्छा है, साइंटिफिकली मेड टेस्ट है कि वो प्रॉपरली बताता है कि ये बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ पे है, इसका ब्रेन किस तरफ टिल्ट ज़्यादा करता है, टेक्निकल साइड, आर्ट साइड, कॉमर्स साइड, पूरा रिपोर्ट आ जाता है। 40 पेज का रिपोर्ट रहता है वो। इंटरेस्टिंग। और उसका कंक्लूजन में आपको वो ये भी बता देते हैं कि कौन से सेक्टर में ये बच्चा अच्छा करेगा। तो अगर जो पेरेंट्स वो मान लेते हैं तो बाद में वो खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं ये बच्चा ये कर सकता है अभी हमारा। सर बहुत से पेरेंट्स नहीं भी मानते हैं, बिकॉज आई हैव सीन द पीपल कि हर किसी को उनको टेक्निकल एजुकेशन में भेजना है। उनको लगता है कि वहाँ पे ही करियर है, कॉमर्स या फिर आर्ट्स जैसे फील्ड में करियर नहीं बन पाता। सर आपको क्या लगता है सर, नीट या फिर JEE ये सभी लोगों के लिए बना है कि कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के लिए ही बना है, या फिर देयर इज अ एलिजिबिलिटी जिन्होंने ही वो करना चाहिए? देखो हम लोगों ने नहीं, जनरल पब्लिक ने ये स्लैब डाल के रखा हुआ है कि अगर बच्चे को 85% ऊपर रहेगा 10th में, ही शुड गो फॉर साइंस टेक्निकल फील्ड, या फिर 75% के भी ऊपर रहेगा तो ही शुड गो फॉर साइंस फील्ड, 60 से 75 रहेगा तो ही शुड गो फॉर कॉमर्स, और 60 से कम रहेगा तो ही शुड गो फॉर आर्ट्स। जी। ये जनरल परसेप्शन हो चुका है मार्केट में,
पर अभी ये परसेप्शन चेंज हो रहा है। आज मेरे पास ऐसे बच्चे भी हैं जो 90% लेके आर्ट्स करते हैं। वाह, 90% लेकिन वो 90% लेके आर्ट्स क्यों कर रहे हैं? उनका इंटरेस्ट है इसलिए कर रहे हैं? इंटरेस्ट है इसलिए कर रहे हैं। और आजकल के जो पेरेंट्स हैं ना, वो बच्चों के इंटरेस्ट पे ज़्यादा काम करते हैं। ग्रेट। वो कोविड के पहले का जो था, तभी के पेरेंट्स ज़्यादा फोर्स करते थे, नहीं तुमको यही करना है। आजकल मैं बोलता हूँ करीबन 60-70% पेरेंट्स बच्चों को खुद पूछते हैं कि आपको करना क्या है। वेरी गुड। हाँ, ऐसे भी पेरेंट्स है जो खुद डॉक्टर बनना चाहते थे पर बन नहीं पाए, तो अपने बच्चे को भी डॉक्टर बनाना चाहते हैं, जी। पर फिर उनको प्रॉब्लम आता ही आगे चल के। आपको क्या लगता है सर, वो एटीट्यूड सही है पेरेंट्स का? नहीं, ओके। जैसे मैंने कहा साइंटिफिक टेस्ट भी है जी। जिससे डिसाइड कर सकते हैं कि बच्चे का टिल्ट किस तरफ है। और कैसा है कि 10th तक भी आप डिसाइड नहीं कर सकते आज के ज़माने में बच्चे का इंटरेस्ट कब किस सब्जेक्ट में ज़्यादा हो जाएगा। कभी कभी बच्चा 8th 9th में भी फेल होता है पर इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा कर लेता है जी। तो उसका इंटरेस्ट डेवलप होने को भी टाइम लगता है। तो गिव दैट स्टूडेंट टाइम टिल एटलीस्ट 12th स्टैंडर्ड टू डिसाइड व्हाट ही वांट्स टू डू। सर आपने जैसे कहा कि कुछ लोग 8-10 स्टैंडर्ड में बहुत अच्छा नहीं करते, बट इन इंजीनियरिंग दे डू वेरी गुड। इवन इन माय सर्कल मैंने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं, या फिर आप कह सकते हो मेरे सर्कल में मैंने ऐसे कुछ लोग देखे हैं जिन्होंने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया है आफ्टर देयर ग्रेजुएशन। बहुत अच्छे पैकेजेस पे है, कुछ अच्छा कर रहे हैं। आप कोई अपने एक स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरी बता सकते हो यहाँ पे? बिकॉज यू हैव टॉट 10,000 प्लस स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट था जो 8th में फेल हो गया था और हमारे पास आए थे कि ये 8th में फेल हो गया है। तो जब मैंने स्टूडेंट से फ्रैंकली बात किया कि क्यों, तो उसने बताया कि मैंने पढ़ाई नहीं किया। तो मैंने सोचा कि अगर ये पढ़ाई करेगा तो आगे जाएगा, लेट्स टेक अ चांस। सो हम लोग उसके कॉलेज गए, स्कूल गए, स्कूल के प्रिंसिपल से मिले, उनको थोड़ा सा समझाया कि ऐसा ऐसा है, अगर आप इसको चांस देते हो 9th में बैठने का और ये सेमेस्टर में अगर फेल हो जाता है तो इसको वापस 8th में डाल दीजिए, अगर फेल नहीं होता है तो लेट हिम कंटिन्यू विद 9th 10th एंड फर्दर। वो बच्चा 9th में पास हो गया, 10th पास हो गया, 11th 12th में थोड़ा सा कम हुआ, बट जब इंजीनियरिंग में गया उसने इंजीनियरिंग में इतना अच्छा किया कि आज उसके पास 2 पेटेंट है यूके में। वाह, इंटरेस्टिंग। एंड डूइंग वेरी वेल। सो सर आपको क्या लगता है सर, स्टूडेंट के परसेंटेज और उसके करियर सक्सेस का कहीं पे भी कोरिलेशन है? जी नहीं, आप पढ़ते क्या हो और करियर आपका क्या है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने साइंस किया है और आपका कॉमर्स में करियर बहुत अच्छा बन गया है जी। आपने कॉमर्स किया है पर आप मैन्युफैक्चरिंग लाइन में बहुत अच्छा कर रहे हो, ओके। तो वो कोरिलेशन नहीं होता है। वो कोरिलेशन अराउंड 60-65% तक चलता है पर बाकी की जगह पे नहीं चलेगा। ओके। वो आगे बच्चे जब आगे जब फिर जाते हैं, वो फील्ड जब उनको मिल जाता है और फील्ड में जब इंटरेस्ट आ जाता है फिर वो फील्ड में बहुत आगे निकल जाता है। सर अभी हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं। सर आपको क्या लगता है जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो सिखाता जाता है कि आपको ज़्यादा रट्टा मारने लगाता है? रोट लर्निंग जो बोलते हैं, मेमोरी को रिकॉल करना और उसको लिखना, दैट इज़ व्हाट इंडियन एजुकेशन सिस्टम वाज ऑल अबाउट। बट अभी जो नया न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया है, NEP बोलते हैं जिसको हम लोग, ये अभी कंसेप्चुअल बेस्ड, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मेथोडोलॉजीज बहुत सारे इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है। क्रिएटिव एनालिसिस करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग होता है उसके अंदर। तो अभी ये जो नया NEP सिस्टम है इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी कर सकते हैं। जैसे अभी मैं साइंस ले रहा हूँ मेरे ग्रेजुएशन में, मैं साथ में म्यूजिक भी ले सकता हूँ, अलाउड है। मुझे अगर इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री, मैं इकोनॉमिक्स भी ले सकता हूँ। ये नया एजुकेशन पॉलिसी आ रहा है, इट विल बी अ गेम चेंजर इन एजुकेशन फील्ड। ये कब से अप्लाई होने वाला है सर? ये अभी एप्लीकेशन इसका कॉलेज लेवल पे तो हो गया है जी। अभी इनका अपना जो लर्निंग मेथोडोलॉजी है 5+3+3+4 होने वाला है। मतलब फर्स्ट 5 years फाउंडेशन, उसके बाद 3 years प्राइमरी, उसके बाद 3 years हाई स्कूल और उसके बाद फिर कॉलेज लेवल। ओके। और इसमें ये लोग बच्चा जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है। फिजिक्स कर सकता है, केमिस्ट्री कर सकता है, साथ में गिटार भी ले सकता है, म्यूजिक ले सकता है, डांस ले सकता है, मतलब क्रिएटिव साइड में भी टेक्निकल और क्रिएटिव दोनों को ये कॉमर्स और साइंस भी वो कॉम्बिनेशन ले सकता है। इंटरेस्टिंग। अभी आ गया ये। वेरी नाइस। NEP इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर।
नो, आई थिंक दिस जनरेशन इज वेरी लकी कि उनको ये चांस ये मिला है। चांस मिलेगा, यस। सर अभी जैसे कि जनरेशन की हमारी बात हो रही है सर, यू हैव टॉट सो मेनी स्टूडेंट्स। आपके पास सर साइंस के भी स्टूडेंट्स हैं, आपके पास कॉमर्स के भी स्टूडेंट थे, और 96 में आपके पास आपने मिलेनियल्स को भी पढ़ाया है और अभी जेनजी को भी पढ़ा रहे हो। सर मुझे सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज की जनरेशन और इससे पहले की जनरेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जेनजी जो है, ये इनके पास इंफॉर्मेशन बहुत है, ओके। और इंफॉर्मेशन होने के वजह से इनके जो डिसीजंस है वो बहुत फास्ट हो जाते हैं। इनका जो ये लोग ने ऑलरेडी अपना पार्ट डिसाइड करके रख लिया रहता है, क्योंकि इनके पास इंफॉर्मेशन, हमारे पास इतना इंफॉर्मेशन नहीं था पहले। हमको तो ये भी पता नहीं था कि इंजीनियरिंग साइड में कितने फील्ड होते हैं। हमको सिर्फ इतना मालूम था कि इंजीनियरिंग साइड में मैकेनिकल और सिविल है जी। इनको ये सब पता है कि इसमें पेट्रोलियम भी आता है, इसमें कंप्यूटर भी है, एआई है, डीएस है, सब कुछ पता रहता है इनको। तो इन्होंने ऑलरेडी ये भी डिसाइड करते हैं कि इनको इंजीनियरिंग में करना कौन सा फील्ड है। चलो कंप्यूटर करना है ये तो हमको पता है, इनको ये भी पता है कि इनको कंप्यूटर में रोबोटिक्स करना है। वाह। इनको ये भी पता है इनको कंप्यूटर में डेटा एनालिसिस में जाना है, मतलब डेटा स्ट्रक्चर में जाना ये है। इतने अवेयर है कि इनको कोर फील्ड भी पता है कि उसमें मुझे आगे क्या करना है। जी। वाह। हमारे जनरेशन के वक्त दे ओनली न्यू इंजीनियरिंग, देयर आर 4 to 5 कोर फील्ड, ये पढ़ना है। Yes. उसके आगे का फ्यूचर तो देयर आर हार्डली फ्यू पीपल जिनको पता था कि उनको क्या करना है। अभी मेरे पास एक स्टूडेंट आई 10th रिजल्ट के बाद, उसने दिमाग बना के रखा हुआ है ऑलरेडी कि उसको एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बनना है। ये फील्ड तो हमको किसी को पता ही नहीं था कि देयर इज अ फील्ड कॉल्ड एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। ये क्या होता है सर? इवन आई एम नॉट अवेयर। एयर ट्रैफिक होता है, अच्छा, एयरप्लेन ट्रैफिक जो हाँ, होता है हाँ, हाँ। उसको कंट्रोल करते हैं लोग। वाह। ओके। मतलब 10th में उसने ऑलरेडी दिमाग बना के रखा हुआ है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बनना है। तो मैंने बोला आप कैसे बनोगे? तो उसने वो भी बताया, बीएससी कर रहेगी वो फिजिक्स और मैथ्स लेके, और उसके बाद फिर आयोटा का एक कोर्स होता है, वो कोर्स प्रॉपर ये एयरपोर्ट पे होता है, 2 साल का। वो होने के बाद दे बिकम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। वाह। सो सर मुझे पूछना था कि आज से पहले मिलेनियल्स, सर द फील्ड वाज वेरी क्लियर। एक तो इंजीनियर करेगा, डॉक्टर करेगा, नहीं तो सीए करेगा। जो ये तीनों नहीं पढ़ पाता है सर, वो एक तो बीकॉम करेगा, नहीं तो बीबीए करेगा। ये 5 फील्ड के बाहर तो मुझे कोई नहीं दिखा जो कर रहा है, हार्डली बीएससी। ये 5 से 6 ही फील्ड थी। लेकिन सर आपको क्या लगता है अभी जेनजी में लोग कौन सी फील्ड चूज कर रहे हैं ज़्यादा? बिकॉज इतना इन्फॉर्मेशन उनके पास है और इतना वो थॉट से क्लियर है। ये फील्ड के अलावा भी बहुत से फील्ड में अभी लोग जा रहे हैं, जितना मैं सुन रहा हूँ। सो आपने क्या ऑब्जर्व किया है इतने टाइम में, जो जेनजीज है वो कौन से फील्ड में ज़्यादा अभी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं? कंप्यूटर साइड में है, आर्ट्स में बहुत जेनजीज जा रहे हैं। हाँ सर, आर्ट साइड सर हमारे वक्त ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। अभी कैसे इतना इम्पोर्टेंस आने लगा है? अभी डांस में जा रहे हैं जी। पेंटिंग्स में जा रहे हैं, करेक्ट। आर्किटेक्चर साइड में जा रहे हैं बच्चे, और फिर आर्ट्स बन के अभी कुछ लोगों ने तो डिसाइड कर लिया कि साइकोलॉजी करना है, उनको साइकोलॉजिस्ट बनना है। इंटरेस्टिंग। एंड साइकोलॉजिस्ट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड फील्ड, क्योंकि आज के जो जेनजीज है दे देमसेल्व्स रिक्वायर साइकोलॉजिस्ट बिकॉज दे आर वेरी व्हाट यू कॉल डिप्रेस्ड, हाँ। कंफ्यूज्ड तो नहीं बोल सकते, डिप्रेस्ड है, प्लस एंजाइटी बहुत है। एंजाइटी बहुत है, तो उनको वो सब लगेगा, साइकोलॉजिस्ट लगने वाले हैं। सर इन अ रिसेंट टाइम आई वाज हैविंग अ डिस्कशन विद 2 ऑफ द फैकल्टी। एक अच्छे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में वो पढ़ाते हैं, दे वर माय जूनियर्स व्हेन आई वाज डूइंग एमबीए। सो सर दोनों वेर इनटू आर्ट्स फील्ड, मतलब वो वहाँ पे ड्रामा एंड म्यूजिक के क्लासेस लेते हैं। सर इट वाज वेरी न्यू व्हेन आई वाज डूइंग माय एमबीए और इंजीनियरिंग। ऐसा कुछ था ही नहीं एज अ सब्जेक्ट, ना मेरे मैनेजमेंट में ना मेरे इंजीनियरिंग में एज एन इंटरेस्ट की बाबा कि ऐसे सब्जेक्ट होने चाहिए। लेकिन आज ये सब्जेक्ट्स को भी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है ऐसे इंस्टीट्यूट्स में भी। तो सर आपको लगता है आर्ट्स फील्ड के लिए और ये जो भी इंटरटेनमेंट साइड की फील्ड है, इनको अभी स्कोप आ रहा है ज़्यादा? स्कोप आएगा और ज़्यादा आएगा, क्योंकि हर स्कूल में कंपलसरीली अभी म्यूजिक टीचर होना चाहिए जी। हर स्कूल में कंपलसरी क्लासिकल डांस टीचर होना चाहिए, ऐसे कंपलसरी किया है गवर्नमेंट ने, एनईपी के रूल के हिसाब से भी वो होगा। तो अभी बच्चों को ये भी मालूम रहेगा कि ये तो एंटरटेनमेंट है हमारा, पर इससे हम लोग हमारा इनकम भी जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए अभी स्कोप है। क्योंकि अभी इतने स्कूल हैं, हर स्कूल में टीचर चाहिए, तो वो हो गया। प्लस अभी का जो जनरेशन है ये लोग खुद भी डांस म्यूज़िक इसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं।
क्योंकि पेरेंट्स भी सपोर्टिव है। जी पेरेंट्स चाहता ही है कि बच्चा स्टडी करे, साइड बाय साइड कुछ ऐसा स्किल करे जो वो अपने आप को बिजी भी रखे और एंटरटेन भी रखे। तो बच्चा अगर पढ़ाई अच्छा कर रहा है तो बच्चा पियानो सीखने जाता है, गिटार सीखने जाता है। अभी इन्फ्लुएंसर्स लोग भी ऐसा कर रहे हैं, तो वो जी, इन्फ्लुएंसर्स को देख के भी वो ये बोलता है कि अरे मैं भी गिटार सीखूंगा, मैं भी पियानो सीखूंगा। और भी है, जैसे पियानो, गिटार हो गया, डांस हो गया, कथक, फिर भरतनाट्यम, ओके। ये सब बहुत अच्छा चल रहा है। हिप हॉप डांस बहुत अच्छा चल सो रहा है। पीपल आर टेकिंग कीन इंटरेस्ट, ये जेंजीज का पूरा अभी जो भी बैच है, दे आर टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन ऑल दिस हॉबीज ऑल्सो, या फिर Yes. एज अ करियर भी उसे इंटरेस्ट में ले रहे हैं। सर एक्चुअली यहाँ से अगर मैं ओल्ड पेरेंट्स, मतलब इससे पहले के जनरेशन के पेरेंट्स और करंट जनरेशन के पेरेंट्स के थॉट डिफरेंस की बात करूँ, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया है उसमें? हमारे जनरेशन के पहले वाले जनरेशन में फिक्स्ड फील्ड होता था, गवर्नमेंट जॉब, मेडिकल, सीए, इंजीनियरिंग, ये 4-5 फील्ड होते थे। उसके बाद के जनरेशन में थोड़ा एक्स्ट्रा आ गया था, बस ये जनरेशन के पास बहुत सारे फील्ड है, इतने फील्ड है, अराउंड 52 टाइप्स ऑफ कोर्सेस आर देयर आफ्टर 12th स्टैंडर्ड। आर्ट्स करने के बाद मल्टीपल कोर्सेस है। पहले सोचते थे सिर्फ मेडिकल फील्ड मतलब सिर्फ डॉक्टर ही बनना है, नहीं, आज रेडियोलॉजी है जी आज एक्सरे टेक्नीशियन है, जी रेडियोथेरेपी वाला है, फिजियोथेरेपीज है। अब पहले फिजियोथेरेपी होते किधर थे? पहले मालिश वाले होते थे, आज वही मालिश वाले फिजियोथेरेपिस्ट बन के बैठे हैं। आज वो फिजियोथेरेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट नहीं बोलते, डॉक्टर बोलते हैं उनको, पहले तो नहीं बोलते थे सब। तो ये सब इतने सारे फील्ड आ चुके हैं। ओके सर, वेरी नाइस। सर मुझे एक सबसे बड़ा सवाल आज की जनरेशन में आता है, इंडियंस एज एन इंडियंस, बहुत जो ब्राइट स्टूडेंट्स है सर, पढ़ते तो यहाँ पे है, बट देन दे गोज टू USA, UK, दे वेंट टू द टॉप यूनिवर्सिटीज़, फिर वहाँ पे ही उनका करियर करते हैं, एंड एक्चुअली वो करियर करते हैं तो उनको सक्सेस भी वैसा मिलता है। मतलब अभी जो परप्लेक्सिटी के CEO है, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन अभी जो भी है, सुंदर पिचाई आप ले लीजिए, सत्या नडेला ले लीजिए, ये जो भी बड़े बड़े CEOs है, ये इंडिया से उनका एजुकेशन सिस्टम है, लॉट ऑफ देम स्टडीड फ्रॉम IIT, लेकिन सर उनका सब ब्राइट करियर US में हुआ है। सर ऐसा क्या है US में कि लोग ज़्यादा उसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वहाँ पे वो इतना अच्छा फ्लरिश क्यों कर पाते हैं? ये जो है, ये दिस इज ब्रेन ड्रेन कंसेप्ट, ओके एंड दिस इज हैपनिंग इन इंडिया सिंस 70s। ओके पढ़ते यहाँ पे है, वहाँ जब हायर एजुकेशन करने जाते हैं तब उनको उधर का जो एजुकेशनल सिस्टम, जो स्ट्रक्चर जो मिलता है उनको उधर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है एजुकेशन के लिए, उसकी वजह से और फ्लरिश करते हैं। वो जो एजुकेशन, हायर एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है, तभी हमारे पास था ही नहीं, जी अभी अभी वो आ रहा है। तो मेरे ख्याल से जो ब्रेन ड्रेन है, ये और 10 साल के बाद तो नहीं होगा, तब तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी भी है, अभी हमारा मेडिकल फील्ड जो है ये बहुत अच्छा है। बाहर अगर आप जाओगे, आपको अगर कोई छोटा सा भी ऑपरेशन करना हो तो उधर 3 महीने का आपको वेटिंग है। यस सर, मैंने सुना है कि इंडियन मेडिकल इंडिया में आपको अगर आज कोई ऑपरेशन करने जाना है, आज जाके अपॉइंटमेंट लो, परसों तुम्हारा ऑपरेशन हो जाए। ट्रू ट्रू, वी आर मेडिकल इंडस्ट्री हमारी बहुत आगे है, बहुत आगे है। वेस्टर्न जो भी कंट्रीज है, मेडिकल टूरिज्म हो रहा है आजकल इंडिया में। ट्रू ट्रू, लोग दुबई वगैरह जो कंट्रीज है जहाँ जी। पे मेडिकल बहुत कॉस्टली है, दे टेक अ मेडिकल टूरिज्म टू इंडिया। वाह। वो इंडिया में आके अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, टूरिज्म भी हो जाता है और फिर चले जाते हैं। सर एक्चुअली इन अ रिसेंट टाइम, हार्डली मैंने 1 साल पहले आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल जहाँ पे एक बच्ची ने, एक हार्डली 9-10 ईयर्स ओल्ड बच्ची ने सुसाइड कर लिया था बिकॉज ऑफ टू मच यू नो पेरेंट्स प्रेशर कि ये पढ़ना है, टू मच प्रेशर कि इतना तुम्हारा मार्क्स आना ही चाहिए। आपको क्या लगता है ये कहाँ, किस हद तक सही है और कैसे इस चीज़ों को हम टैकल कर सकते हैं? बिकॉज दिस इज़ लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम लॉट ऑफ पेरेंट्स की, जहाँ पे वो उनको बोलते हैं कि नहीं, यू नीड टू बी ऑन टॉप, यू नीड टू बी इन टॉप 3। सर ये सही है? व्हाट डू यू थिंक? First thing is, parents should understand what your child is capable of. Everyone is not of the same structure, same size, same mental ability, same challenges नहीं होते सबको, वो भी तो देखना चाहिए आपको। जी तो अगर आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हो, देन देयर इज साइंटिफिक मेथड टू डिसाइड कि आपका बच्चा क्या कर सकता है। जी बहुत सारे टेस्ट होते हैं। कभी कभी पेरेंट्स को ये पता ही नहीं होता है कि आप उनका बच्चा डिस्लेक्सिक है,
जैसे तारे ज़मीन पर जी आमिर खान ने उस पर बहुत अच्छा मूवी बनाया था जी कि ये एक है प्रॉब्लम, पर पेरेंट्स ने वो अगर नहीं, उनको नहीं समझ में आ रहा है, देन दे कैन गो फॉर साइंटिफिक टेस्ट टू फाइंड आउट। प्रेशर करोगे बच्चा कुछ हद के बाद टूट जाएगा, ओके वो तो जरूर होगा। तो आपको ये भी देखना है कि आपका बच्चा कहाँ तक कैपेबल है, ओके तो दैट विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके सो यू मस्ट टेक एन एक्सपर्ट कंसल्टेशन अगर आपको आपके बच्चे की कैपेबिलिटीज़ या फिर आपको ऐसा लगता है कि उसको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है, तो आप एक बार पहले उनको एक्सपर्ट कंसल्टेशन कीजिए Perfect. ताकि आपको ये चीज़ों का सोल्यूशन मिल सके। यस। ओके सर, वेरी नाइस। सर हम आगे बढ़ते हैं। सर मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा सर। सर यू आर ऑलरेडी डूइंग ग्रेट इन मैथ्स एंड साइंस, उसके बाद भी आपने कॉमर्स लिया, उसके बाद भी आप यू आर स्टिल स्टडिंग। सो सर ये जो आपका एक स्टूडेंट वाला एटीट्यूड है, कीप लर्निंग वाला एटीट्यूड है, ये आप में कैसे आया? लर्निंग इज अ प्रोसेस, जी इट्स अ फ्लो, इट शुड कीप गोइंग ऑन। पहले मैंने पीजीडीबीएम किया, उसके पहले मैंने बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स किया था। जी फिर थोड़े दिन तक कुछ पढ़ाई नहीं किया, पढ़ाता रहा। फिर मैंने बोला और कुछ पढ़ते हैं, फिर मैंने एमकॉम कर लिया। फिर मैंने पीएचडी के लिए भी अप्लाई किया था। अब कोविड सिचुएशन नहीं आता तो पीएचडी भी हो जाता। जी तो अभी वापस ट्राई करूंगा पीएचडी करने का। एक फील्ड डिसाइड किया है जिसमें मुझे पीएचडी करना है, बहुत अच्छा फील्ड है वो, ओके तो उसमें पीएचडी भी करना है। बट ये जो लर्निंग प्रोसेस है ये स्टॉप नहीं होना चाहिए, अगर स्टॉप हो गया तो माइंड ब्लॉक हो जाएगा। सो सर हाउ यू कीप योर सेल्फ अपडेटेड, और आप कैसे आपका ऐसा एटीट्यूड रखते हो कि जिसके कारण यू कीप लर्निंग, बिकॉज यू गॉट लॉट ऑफ वर्क। जैसे कि आपने ब्रेन ड्रेन का कॉन्सेप्ट कहा है, यू हैव 500 स्टूडेंट टू टीच, ठीक है, यू गॉट 14 हाईली क्वालिफाइड टीचर स्टाफ, 2 एडमिन, इतना लोगों का आपको स्टाफ मैनेज करना है, स्टूडेंट मैनेज करना है, उसके बाद भी आप ये चीज़ों के लिए टाइम कैसे दे पाते हो? 1 घंटा जिम होता है, 1 घंटा लर्निंग होता है, और 1 घंटा स्पेयर में रखा है पढ़ने के लिए। ओके तो वो तो कंटिन्यू रहेगा, जब तक मैं इस फील्ड में हूँ तब तक तो ये रहेगा। सर अभी हम आगे बढ़ते हैं। सर मैं पूछना चाहूँगा, आपने 10,000 प्लस स्टूडेंट्स को अब तक सिखाया है, आपकी इतनी बड़ी नटराजन क्लासेस आपका इंस्टीट्यूट चल रहा है फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम। सर व्हाट्स द फ्यूचर प्लान? सो यू विल कीप कंटिन्यूइंग विद दिस, कि आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ और फील्ड में भी आगे जाके जाना चाहोगे इन दी सेम टीचिंग फैकल्टी, टीचिंग फील्ड में ही कहीं? टीचिंग फील्ड में ही जाना है। एक तो अफोर्डेबल स्कूल बनाना है, ओके और वो स्कूल ऐसा बनाना है जिसमें लाइफ लेसन सिखाए जाए, लाइफ स्किल्स सिखाए जाए, वोकेशनल सब्जेक्ट सिखाए जाए। ये सिखाया जाए कि मनी को हैंडल कैसा करते हैं, ये सिखाया जाए कि इन्वेस्टमेंट कैसा करते हैं। ये सब हमारे स्कूल्स में नहीं पढ़ाते हैं। ये सर आज भी नहीं पढ़ाते। इवन आपने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात की, आई डोंट नो वेदर इट्स फाइनेंशियल एजुकेशन पे वो कितना ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। सो लॉट ऑफ पीपल, आई एम रीडिंग लॉट ऑफ बुक्स, एंड द वन थिंग दैट आई हैव रियलाइज कि सर फाइनेंशियल एजुकेशन पे बहुत कम ध्यान दिया जाता है। ऐसा क्यों है और ये कैसे बदला जा सकता है? फाइनेंशियल एजुकेशन इंडिया में वैसे भी बहुत नेग्लेक्ट किया गया, क्योंकि क्या होता था, हमारा जो सिस्टम होता था, घर का जो सिस्टम होता था, जी घर में सब लोग कमाते थे और घर के हेड के पास लाके पैसा दे देते थे, जी और घर का हेड वो पैसे को संभालता था। मैनेज करता था, करेक्ट। पर वो सिस्टम अभी नहीं है ना। अभी हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में आ गए। जी अभी न्यूक्लियर फैमिली आ गए तो मॉम डैड और 2 बच्चे, जी अभी इनको संभालना है। पहले एक घर में 4 फैमिली रहते थे, वो फैमिली का सबसे हेड होता था, वो सब कुछ संभालता था, तो उसको पता था मैनेज कैसे करना है। पर अभी हर एक इंसान को, क्योंकि अभी मॉम डैड और 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे पढ़ाई करके वो यूके चले जाते हैं, यूएस चले जाते हैं, या फिर अपने ही कंट्री में कोई बेंगलोर जा रहा है, कोई चेन्नई जा रहा है, कोई नॉर्थ साइड में जा रहा है। वहाँ जाके उसने फिर पैसा कैसा संभालना है, ये कौन डिसाइड करेगा? बच्चे को तो सब किसी ने सिखाया नहीं है स्कूल में, ना कॉलेज में सिखाया है कि पैसा हैंडल कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट कैसा करना है, अर्ली रिटायरमेंट लेना कैसे है, रिटायरमेंट के लिए कौन से एज से हम लोग तैयारी करना चाहिए, व्हेन शुड वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर आवर रिटायरमेंट, ये भी नहीं सिखाया जाता है। जी फिर जब रिटायरमेंट का ही जाता है तो मालूम पड़ता है कि और 10 साल काम करना पड़ेगा। ट्रू। तो इधर हमको ध्यान देना है। तो सर आज के स्टूडेंट्स को कैसे पेरेंट्स फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में सिखा सकते हैं? बिकॉज आपके जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसमें तो ये सिखाया नहीं जा रहा है। इवन
ऑल ओवर द वर्ल्ड देर आर हार्डली एनी इंस्टीट्यूट जो फाइनेंशियल एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहा है इन दी चिल्ड्रंस जो भी 1st to 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। तो आज पेरेंट्स कैसे उस चीज़ों पे ध्यान रख सकते हैं, आपको क्या लगता है? पेरेंट्स ने फ्रॉम अर्ली एज ओके। स्टार्ट बजटिंग द किड कि तुम्हारा बजट इस महीने का इतना है, इसमें तुमको गिफ्ट लेना है अपने फ्रेंड के लिए जिसका बर्थडे है, इसमें तुमको कोई एंटरटेनमेंट जोन में जाना है वो उसके लिए ये पैसा है, ये पूरा आपको इसमें संभालना है। जब बच्चा अर्ली एज से ये संभालना चालू करेगा फ्रॉम द से फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड में अराउंड 14 एज से अगर बच्चा संभालना चालू करता है till he becomes eligible to earn himself at the age of 22-23, he will know how to manage his resources, that is money. वेरी नाइस सर। कमिंग टू दी स्टूडेंट क्वेश्चन, क्या आप बिलीव करते हो कि हर स्टूडेंट का एक ही सिस्टम में फिट हो सकता है या उनके लिए पर्सनलाइज अप्रोच ही फ्यूचर है एजुकेशन का? नहीं, हर एक स्टूडेंट अलग बना हुआ है। ओके। जैसे मैंने बताया उसके चैलेंजेस अलग है, उसके एडवांटेजेस अलग है, खुद के एडवांटेजेस अलग है, उसका फिजिकल एंड मेंटल जो स्ट्रेंथ है वो भी अलग है, उसका एंड्योरेंस भी अलग है, उसका पेशेंस लेवल भी अलग है। हर एक चीज़ हर इंसान का अलग है। तो उसके हिसाब से उन्होंने फील्ड चूज करना चाहिए। कोई बच्चा अगर चाहता है कि सब कुछ जल्दी हो जाए तो वो 6 साल का, मतलब अगर डॉक्टर बनना है तो 6 साल मिनिमम लग ही जाते हैं, 5.5 years प्लस 6 years इंटर्नशिप। उसके बाद भी आप डॉक्टर बनने के बाद भी फिर उधर नहीं रुकता है, फिर आपको और उसमें फिर MS भी करना पड़ता है जी। तो वो लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। बस किसी को कुछ जल्दी करना हो तो ही नीड टू चूज दैट काइंड ऑफ फील्ड। तो हर एक इंसान ना इंजीनियरिंग के लिए बना है ना ही वो डॉक्टर के लिए बना है। कोई आर्किटेक्ट अच्छा हो सकता है, कोई डांसर अच्छा हो सकता है, कोई आर्ट्स में अच्छा कर सकता है, कोई जैसे मैंने बताया मनी मैटर्स में कोई अच्छा रहेगा तो CA बन सकता है, अकाउंट्स में। सो लॉट ऑफ फील्ड्स आर देयर। सो डोंट मेक योर किड्स हैव अ नैरो माइंड, मतलब एक फील्ड है पहले से बता के मत रखना कि तुमको यही करना है, क्योंकि आगे चल के अगर उसका इंटरेस्ट उसमें नहीं रहा तो वो उसने बैकअप प्लान तो बनाया ही नहीं है फिर। सर एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मैंने जो देखा है बहुत से लोग इन US या फिर जो भी ये डेवलप कंट्रीज़ है वहाँ पे ड्रॉप आउट होते हैं, ठीक है, एंड दे मेक अ सक्सेसफुल IT कंपनी और दे मेक अ सक्सेसफुल प्रोडक्ट और समथिंग लाइक दैट। सर इसका इंस्पिरेशन हमारे इंडियन स्टूडेंट लेते हैं और वो अपना एजुकेशन मिडवे छोड़ देते हैं कि मैं ऐसा कुछ स्टार्टअप बनाऊंगा, मैं ऐसा कुछ करूंगा, उसने भी नहीं पढ़ा था। सर आपको ये कितना सही लगता है? वहाँ पे एक कल्चर है कि आफ्टर 18, वंस यू आर 18 यू कैन नॉट स्टे इन माई हाउस। ओके। पेरेंट्स बोलते हैं यू कैन नॉट स्टे इन माई हाउस इफ़ यू डोंट स्टार्ट अर्निंग। तो 18 तक तो वो एजुकेशन दे देते हैं, फिर वो अगर कमा नहीं रहा है तो उसको कमाना है, वो ड्रॉप आउट लेता है, जाके काम करता है तो इंडस्ट्री में क्या चल रहा है वो देखता है ना। हमारे इधर हम बच्चों को 20-22 साल तक जब तक उसका एजुकेशन खत्म नहीं होता तब तक उन लोग उसको घर में रहने देते हैं, उसको खाना देते हैं, सब कुछ मिल जाता है उसको। तो वो इंडस्ट्री देखता ही नहीं है, सिर्फ वो कॉलेज लाइफ देखता है जी। जब इंडस्ट्री देखेगा तब वो इंडस्ट्री में समझ में आएगा कि ये यहाँ पे कुछ हम लोग एक्स्ट्रा कर सकते हैं। कॉलेज में तो ये समझ में आएगा ही नहीं जी। जब तक इंडस्ट्री में जाता नहीं है बच्चा तब तक उसको समझ में नहीं आएगा। उधर ड्रॉप आउट्स ज़्यादा है और उधर इन्वेंटर्स भी ज़्यादा है जी। क्योंकि ये जो इन्वेंटर्स रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या हो रहा है, इंडस्ट्री में प्रॉब्लम क्या हो रहा है, कॉमर्स साइड में प्रॉब्लम क्या हो रहा है, लॉजिस्टिक्स में प्रॉब्लम क्या हो रहा है, उनको समझ में आता है जब वो लोग काम करते हैं जी। तो वो लोग अपना खुद का स्टार्टअप बना लेते हैं। सर जैसे कि आपने हमारी दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात हुई है। सबसे पहला सर, किसी भी स्टूडेंट के परसेंटेज का उसके सक्सेस से कोई रिलेशन नहीं है। सेकेंड सर, हमारे एजुकेशन सिस्टम या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड में बहुत से एजुकेशन सिस्टम में ये फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाया नहीं जाता। सर थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैंने जो रियलाइज़ किया इन रिसेंट टाइम कुछ सालों में मुझे जो समझा है, जो सबसे बड़ा सक्सेस फैक्टर के लिए ज़रूरी है दैट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। सर ये भी बहुत कम जगह पे सिखाया जाता है और ये टर्म बहुत ज़्यादा अभी सुनने में आ रही है, बहुत ज़्यादा लोग अवेयरनेस आ रही है इमोशनल इंटेलिजेंस को लेके। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है सर, फाइनेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस अगर ये दो फैक्टर्स में स्टूडेंट्स अच्छे रहे तो मुझे लगता है उनका सक्सेस बहुत अच्छा हो सकता है। सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस? परफेक्ट। फाइनेंशियल
इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस, ये दोनों अगर मिल जाए तो पर्सन हैज़ टू बिकम सक्सेसफुल। ओके। अभी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस जो है ये तो वैसे भी पढ़ा ही नहीं जाता। मैंने बताया कि इसके लिए कुछ कर सकते हैं हम लोग, जी पेरेंट्स लेवल पे भी सिखा सकते हैं जी कि हाउ टू मैनेज मनी, दैट इज़ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। जी। हाउ टू मैनेज योर सोर्सेस, एवरीथिंग, हाउ टू इन्वेस्ट देम, ये सब सिखाया जा सकता है। और इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ना, ये टीम वर्क से आ सकता है। टीम वर्क जहाँ पे एक ग्रुप डांस कर रहे हैं वहाँ पे आ सकता है, क्योंकि टीम में हर इंसान सेम नहीं होता है, हर इंसान का डिसीजन सेम नहीं होते हैं, तो हम उस टाइम पे हमारे डिसीजंस कैसे हो गए जी। वो स्पोर्ट्स में भी ये बहुत अच्छे से सीखा जा सकता है। इमोशनल इंटेलिजेंस स्पोर्ट्स में डिसीजंस लेने होते हैं, कभी लेट डिसीजंस लेने होते हैं, कभी एकदम फास्ट डिसीजंस लेने होते हैं। जी कभी आप हार जाते हो, उसको टैकल कैसा कर सकते हैं। जी। जीतने के बाद Correct. आप ओवर नहीं करना चाहिए कि सामने वाले को हर्ट हो जो हारा हुआ है। वैसे ही अगर आप हारते हो तो उसको आप टैकल कैसे करोगे, जी नेक्स्ट टाइम कितना कॉन्फिडेंटली आप उसको वही जो इस बार नहीं हुआ वो अच्छे से कर पाओगे, वो स्पोर्ट्स में और ग्रुप वर्क में आपको सीखने को मिल जाएगा। ओके, वेरी नाइस सर। सर एक्सेप्ट इमोशनल इंटेलिजेंस सर, आज मैं जो देख पा रहा हूँ सर कि प्रीवियस जनरेशन, अगर मैं मिलेनियल या फिर जो भी बेबी बूमर्स की बात करूँ सर, वो जनरेशन में सबसे अच्छी चीज़ वो थी कि दे वेर डिस्ट्रैक्शन फ्री, बिकॉज मोबाइल नहीं होते थे, देयर वाज नो नोटिफिकेशन, देयर वाज नो कॉल, देयर वाज नो मैसेजिंग एप्स। सर आज के जनरेशन में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है। सी, दे गॉट एन इंस्टाग्राम, दे गॉट कॉल्स, दे गॉट व्हाट्सएप। सर एवरी टाइम दे आर डिस्ट्रैक्टेड। सर ऐसा क्या है कि आज का जो भी स्टूडेंट है, दे गॉट अ चॉइस, आइदर दे कैन बी डिस्ट्रैक्टेड और दे कैन बी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन वन थिंग। दे गॉट टू चॉइस। और सर ये चॉइस में डेफिनेटली सर लॉजिकल डिसीजन वुड बी कि वो अपने चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करे, बट दे आर ऑलवेज कंप्लीटली अनफोकस्ड बिकॉज ऑफ ऑल दिस। सर आपको क्या लगता है इसके लिए क्या सोल्यूशन उनके पास है और कैसे वो डिस्ट्रैक्शन फ्री रह सकते हैं? देखो, डिस्ट्रैक्शन फ्री तो नहीं रह सकते, बट डिस्ट्रैक्शंस कंट्रोल कर सकते हैं। अभी देखो, इंस्टाग्राम है, जी फेसबुक है, स्नैपचैट है, यूट्यूब है, जी और भी बहुत सारा मीडिया है, करेक्ट और ये इनफाइनाइट है। करेक्ट। इतना इनफाइनाइट है कि अगर आप चालू कर दो तो आपको आपके 5 घंटे 6 घंटे कब चले गए समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल। सो इन दैट केस यू कैन कीप योर ओन नोटिफिकेशंस ऑन योर मोबाइल कि आफ्टर 1 hour you should get a notification you have used a lot of social media, consumption ज़्यादा हो गया है, you should keep away। फिर दिन में स्लॉट्स बना के रखो कि ये 3 घंटे, ये 2 घंटे, ये 3 घंटे दिन में हम लोग नहीं यूज़ करेंगे। विल कीप आवर सेल्फ अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। सोशल मीडिया डिटॉक्स बोल सकते हैं हम लोग जिसको, जी कि दिन में ऐसे 3 स्लॉट बना के रख दो 1.5 hours के, कि तभी हम लोग मोबाइल पे ध्यान देंगे ही नहीं। विल गिव दैट टाइम टू आवर फैमिली, योर इंटरेस्ट, योर एजुकेशन, वैसे कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग सर। नाउ आई एम कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पॉडकास्ट। सर आप आज के स्टूडेंट्स को क्या ऐसे सजेशन या फिर क्या ऐसे टिप्स देना चाहोगे कि उनके करियर के लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे? सबसे पहले तो उनको अपना एबिलिटी समझना चाहिए जी। कि वो लोग किस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। सेकेंडली, एक बार वो गोल डिसाइड हो जाए, गो एंड टेक प्रोफेशनल एडवाइस फ्रॉम समवन हाउ टू गेट देयर, दैट इज़ द नेक्स्ट थिंग। थर्ड थिंग, सोशल मीडिया जैसे मैंने बताया था, इसको थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करके रखना चाहिए। गो मोर ऑन प्ले ग्राउंड्स rather than sitting in the house। प्लेग्राउंड्स में जाओ, ड्रामा हॉल्स में जाओ, which keeps your mind also nice, you're entertained, your education is taken care of, your path is decided by some professional person। Sir, thank you for all the crisp and subtle answer that you have given in this podcast, sir। मैं डेफिनेटली उम्मीद करता हूँ जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, स्पेसिफिकली जो भी स्टूडेंट्स हैं या फिर जो भी पेरेंट्स हैं, उसको ये पॉडकास्ट के माध्यम से बहुत सी चीज़ें जानने मिली होगी। सो थैंक यू सो मच अजय सर फॉर कमिंग टू माई पॉडकास्ट। थैंक यू निखिल। सो ये था आज का पॉडकास्ट। आई होप आपको अजय नटराजन सर की जो भी बातें उन्होंने बताई हो उससे आपको हेल्प मिले। अगर आप कोई टीचर हो, स्टूडेंट हो या फिर पेरेंट्स हो, डेफिनेटली आप ये सब चीज़ों को आपके लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो और ऐसे ही कई पॉडकास्ट मैं आपके सामने लेकर आया करूंगा। सो कीप वॉचिंग द निखिल मौर्य शो और साथ ही में डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कॉमेंट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट वीडियो।
This is Nikhil Maurya signing off. Bye bye.